मनीष, हमने एक स्ट्रेटेजी देखी है पाकिस्तान की कि वो हमारे जो एयरबेस हैं, जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, उन्हें लगातार अपना निशाना बना रहा है, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान हमसे लड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से सर्विलांस कर ले, उसे जानकारी मिल जाए। और आप जरा ये बताइए, चूंकि अब जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आप भी जैसे ये बता रहे हैं कि सुबह तक कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, ये माना जाए कुछ और चौकियों का नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा? देखिए, पॉजिटिवली जहां तक मुझे लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी फायरिंग चल रही है, जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं, जो इंडियन आर्मी के सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान ने इसी तरीके के हालात पैदा कर दिए थे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जहां से तोप खाने खुले हैं पाकिस्तान के, एग्जाम्पल के तौर पे फॉरवर्ड कहूटा हो, या फिर नौशेरी नार का एरिया हो, या बाकी और लोकेशंस हैं। पाकिस्तान ने एक और बहुत ही यहाँ पे जालसाजी का काम किया है। पाकिस्तान ने क्या किया कि अपना जो डैम है, उस डैम के इर्द गिर्द अपनी गन की लोकेशंस, यानी तोपों की लोकेशंस रखी, और ये बताने की कोशिश की कि देखिए, भारत ने जो हमारे ऊपर फायरिंग की वो दरअसल हम पर नहीं की, वो डैम पर की। तो पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है, और इसी प्रोपेगेंडा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से एक्सपोज किया है भारत ने, कि भारत कहीं से भी सिविल लोग या कोई ऐसी संपत्ति जो कि देश हित में काम आती है, चाहे वो पाकिस्तान का ही हो, लोगों के काम आती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो सीधा और सीधा सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है, उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने भारत के अंदर अलग अलग समय में आतंकवाद फैलाया है। और उसको सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी आर्मी सामने आई, उसने मिलिट्री ऑपरेशंस करना शुरू किया, भारत में अपने आतंकी ड्रोन को भेजना शुरू किया, और इसीलिए अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। हम आपको फिर से बता दें कि जो सुबह तक ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि संभवतः ये पॉसिबल है कि तस्वीरें आएंगी जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय सेना का दमखम है वो साफ दिखाई देगा। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा। एक बार अपने दर्शकों को मैप के जरिए हम समझाना चाहेंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है और कहां-कहां पर पाकिस्तान की ओर से भी टारगेट किया जा रहा है। और जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए भी हम एक बार बता दें कि आज पाकिस्तान की तरफ से 200 ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन एक भी ड्रोन निशाने पर नहीं लगा, हर एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आज कहां-कहां पे ड्रोन्स भेजे गए हैं, आप जरा वो समझ लीजिए, क्योंकि एलओसी से राजौरी और जो पुंछ का इलाका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जम्मू रीजन की बात करें, यहां पर लगातार आज पाकिस्तान के ड्रोन्स आए, लेकिन एक भी ड्रोन अपने सटीक निशाने पर नहीं लगा, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और अगर हम इधर की बात करें, उधमपुर, नौशेरा, पठानकोट, ये पंजाब से लगता हुआ इलाका है बॉर्डर का। सांबा, अगर आप पंजाब से थोड़ा इधर जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, तो फिर ये सांबा आता है। यहां पर आज ड्रोन्स पाकिस्तान की ओर से भेजे गए। अटारी बॉर्डर, फिरोजपुर हो गया, जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान की तरफ से, उन तमाम इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। और अगर मैं वहां की बात करूं, राजस्थान की, तो जैसलमेर और बाड़मेर को टारगेट किया गया। लगभग 12 ड्रोन्स जैसलमेर और बाड़मेर में आज भेजे गए। गुजरात में भी लगभग 15 ड्रोन्स नजर आए। बनासकांठा, कच्छ और रण को आज पाकिस्तान की ओर से टारगेट किया गया। तो लगभग 200 से ज्यादा उन ड्रोन्स की संख्या थी, और रक्षा मंत्रालय ने यह बताया है, यह पुख्ता किया है कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे वो टर्की में ड्रोन्स थे, और अधिकतर ड्रोन्स ऐसे थे जिसमें हथियार भी लगे थे, हथियारों का इंस्टॉलेशन था, यानी कि नुकसान करने के इरादे से भी भेजे गए थे। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष भी हमें यह बता रहे कि कुछ उसमें ट्यूब ड्रोन्स थे, यानी कि सुसाइडल ड्रोन्स थे जो आत्मघात के लिए जाने जाते, यानी कि पाकिस्तान का जो मकसद था वो ये था। चाहे आप पठानकोट ले लीजिए, यहां पर भी सेना जो मिलिट्री है उसका बेस कैंप है। अमृतसर और सांबा इलाके में हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है मिलिट्री के, उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई, और यहां पर सुसाइडल ड्रोन्स भेजे गए ताकि किसी भी एक टारगेट में अगर ड्रोन सक्सेस होता है, पहुंचते हैं, तो वहां जाकर फट जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन राहत की बात यह रही कि एक एक ड्रोन के हमले को नाकाम कर दिया गया है, और S-400 लगातार एक्टिव है। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिव था, और एक भी ड्रोन अपने मकसद में कामयाब नहीं रहा है। मनीष, पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। इसे प्रिया आप इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान ने एक साजिश रची। ये साजिश थी आतंकी साजिश, ड्रोन वाली आतंकी साजिश, और सिर्फ इसमें साथ देने के लिए पाकिस्तान ने जो टर्की या फिर चीन से
मिसाइल्स ली थी उसका भी इस्तेमाल किया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स लिए थे उसका भी इस्तेमाल किया। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग था कि उसके जाल में ये सारी मिसाइल्स और सारे ड्रोन फंस गए। इसके अंदर एक्सप्लोजिव था या नहीं, कैमिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन ये था, ये जो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना और वायुसेना ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी रिएक्ट करेगी और रिएक्ट इसी तरीके से करेगी। और यहाँ पर जो शिकारी था वो खुद शिकार बन गया और इसीलिए पाकिस्तान का कोई एक भी ड्रोन अभी तक कहीं पे इम्पैक्टफुली आतंक फैला नहीं पाया है। और यही वजह है कि अब एस्केलेशन का लेवल बढ़ा दिया है। आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान ने पहले तो ह्यूमन शील्ड बनाया, अपने जो फॉरवर्ड लोकेशंस यानी बंकर्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो गांव हैं उसके अंदर उसने बंकर बनाए, झंडों को हटाया, साथ में जो स्कूल और कॉलेजेस थे फॉरवर्ड लोकेशन के यानी गांव के, जैसे उदाहरण के लिए सामने उरी के सामने चकोटी का एरिया पड़ता है, 2 किलोमीटर की दूरी है लाइन ऑफ कंट्रोल से, और उस चकोटी गांव में जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसके पास में पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बंकर को सेटअप किया। वहीं पे आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन रूट के तौर पर वो उसको लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड का काम भी करते थे। अब ऐसे में ये जो पाकिस्तानी आर्मी है, इन्होंने ये कार्रवाई जब की तो भारतीय सेना को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पता था। और फिर उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने अब एस्केलेशन के बाद जब भारतीय सेना ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर नौसेना के साथ, तब ये पाकिस्तानी आर्मी ने ये एस्केलेशन इंक्रीज किया और फिर उसके बाद मिलिट्री टारगेट्स किया। पहले दिन 15 मिलिट्री टारगेट से, यानी 15 ऐसी लोकेशन थी जिसको मिलिट्री टारगेट के तौर पर उन्होंने एंगेज किया। उसके बाद एक एक करके वो सभी मिलिट्री टारगेट्स और साथ में जो शहर थे उसमें सिविल लोगों को निशाना बनाने की तैयारी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी बार 32 ऐसी लोकेशन थी जहां पर टारगेट करने की कोशिश की और आज फिर से 36 लोकेशन, यानी आप समझ लीजिए पिछले 3 दिन में पाकिस्तान ने लगातार ये कोशिश की है कि भारतीय सेना या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसकी वजह है पाकिस्तान रैकी कर लो कॉस्ट थ्रेट असेसमेंट करना चाहता है। इसका मतलब है कम पैसों में वो जानना चाहता है कि भारत का एयर डिफेंस कितना मजबूत है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है और कैसे पाकिस्तान इस चक्रव्यूह को भेज सकता है। लेकिन क्लासिफाइड रीजन से हम आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। अब एक और बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज रात पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है इसका इल्म पाकिस्तान को भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस के जो 2 बेसिक सिस्टम थे जो चाइना से उन्होंने लिए थे उसको भारतीय सेना ने पहले ही ध्वस्त कर दिया। एक को कल लाहौर में किया था और एक और लोकेशन है, क्योंकि औपचारिक तौर पे नहीं बताया गया तो इसलिए हम भी उस लोकेशन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप ये समझिए वो बिल्कुल बीचों बीच है, जो कि सियालकोट से लेकर ऊपर मीरपुर और साथ में भट्टल तक के इलाके को देखते हुए आगे तक देखता है, यानी जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जम्मू के एंड तक, यानी जहाँ पे हाजीपीर पास है वहाँ तक, पीर पंजाल की जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है वहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो कंट्रोल करता है। तो ये तैयारी है भारतीय सेना की और इसीलिए अब एस्केलेट करते हुए आज जवाबी कार्रवाई की जा रही है। और मनीष, आज एक मीटिंग भी रक्षा मंत्री फिर से करने वाले हैं जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे, सीडीएस भी होंगे, और एक और अहम बात इसके बारे में भी जरा बताइएगा, क्योंकि हमारी नेवी भी अरेबियन सी में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, यानी कि हर तरफ से हमारी तैयारी मुकम्मल है। प्रिया, पाकिस्तान को डर बहुत लगता है, डर खासतौर पे भारत की एक्सरसाइज का। उसकी वजह बताता हूँ। जब आपको ध्यान होगा कि मॉक ड्रिल का दिन घोषित किया गया कि आज दोपहर थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले, कि 3 बजे 4 बजे से मॉक ड्रिल होगा और ये रात तक मॉक ड्रिल चलेगा और पूरे देश में होगा, अलग अलग जगहों पे होगा। उसी बीच भारतीय वायुसेना ने औपचारिक तौर पर नोटैम यानी नो टू एयरमैन राजस्थान से लेकर गुजरात तक के बॉर्डर पर इशू किया। इसका मकसद था कि कोई भी यहाँ पर एयरक्राफ्ट ना आ सके। हमें भारतीय वायुसेना के द्वारा ये कहा गया वेट एंड वॉच। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें रफाल, मिराज, जैगुआर, मिग 29 अपग्रेडेड, Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट, अवैक्स सिस्टम, सब कुछ
भारतीय वायुसेना के जितने भी एसेट्स थे सब कुछ मौजूद था और इन्होंने अपना टारगेट फोल्डर चुन लिया था। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए, टारगेट फोल्डर का मतलब है अपने वो जगह जहां पर अटैक करना है, और हुआ भी वही। इन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी जिसे सियार्ड कहते हैं, एक होता है डियार्ड जिसे डेस्ट्रॉय ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कहते हैं, दोनों चुना गया। और जो सबसे लॉन्ग टारगेट था, यानी बहावलपुर जो कि राजस्थान के ठीक सामने पड़ता है, उसको भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने 100 किलोमीटर दूर से ही सीधा ऐसा धमाका किया जिसमें जैश ए मोहम्मद के 14 बड़े आतंकी और मौलाना मसूद अजहर का भाई इसमें मारा गया। उसके बाद दूसरा था लश्कर का आतंकी अड्डा मुरीदके में, जो कि 35 किलोमीटर पे था, वो किया। अब इसका रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि भारतीय वायुसेना की ये एक्सरसाइज थी जिसमें सीधा अटैक हुआ। ठीक उसी तरीके से अब ये भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है जो कि अरेबियन सी में, इंडियन ओशन रीजन में है, और पाकिस्तानी कोस्ट जिसे EEZ कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जरूर है, लेकिन साधारण शब्दों में समझिए कि ये समुद्री भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा है, और इन दोनों में दो फायरिंग एक्सरसाइज हो रही है। इसीलिए नेविगेशन अलर्ट जो होता है वो इशू किया हुआ है, और दोनों के बीच दूरी है वो करीबन 60 किलोमीटर के लगभग की है। तो आप समझ लीजिए, एक तरफ जहां गुजरात के बॉर्डर लाइन एरिया पर भारत के अलग अलग एयरक्राफ्ट्स और साथ में एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29K जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अहम रोल अदा करने वाला एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा जो वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो तैनात हैं जिनके पास आधुनिक वेपन सिस्टम से वो लैस हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कराची से लेकर ग्वादर तक हलचल मची हुई है। इसीलिए आनन फानन में पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सरसाइज को कहा कि वो भी एक्सरसाइज करेगा, और इसीलिए क्योंकि कराची 1971 का दर्द हमेशा पाकिस्तान को रहता है, इसी वजह से कराची एयरबेस, सरगोदा जो कि जम्मू कश्मीर के ठीक सामने पड़ता है, सरगोदा के एयरबेस से अपने F-16 उठाकर पाकिस्तान ने इसी कराची के एयरबेस के पास ग्वादर में रखा है, ताकि अगर कुछ होता है तो उसे काउंटर करने के लिए F-16 को फ्लाई कर सके। लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी है कि मल्टीपल साइड से इंगेज कर पाकिस्तान को पूरी तरह से बैकफुट पर रखने के साथ साथ जो पाकिस्तान की आतंक वाली ये साजिश है जो पाकिस्तान रच रहा है, इसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की अब तैयारी हो गई है। मनीष बने रहिए एक बार फिर से। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार इंडिया टीवी पर 24/7 स्पेशल कवरेज जारी है। वॉर रूम से हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं।